नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। दिल्ली में 3 दिन की टैक्सी ऑटो की हड़ताल है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपके साथ साझा करें। 21 से 23 मई तक टैक्सी ऑटो चालकों की हड़ताल है। किराया बढ़ने की मांग को लेकर हड़ताल की जा रही है। कैब कंपनियों पर मनमानी का भी आरोप लगाया जा रहा है। मांगे नहीं मानने पर बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। दिल्ली एनसीआर में टैक्सी, ऑटो और अन्य कमर्शियल वाहनों के ड्राइवरों ने 21 मई से 23 मई तक 3 दिन की हड़ताल का ऐलान किया है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने सोमवार को दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर अपनी मांगी है। और इस बीच बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। एक तरफ लगातार पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर ये बड़ी हड़ताल होने वाली है। 3 दिनों की हड़ताल और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि सड़कों से टैक्सी, ऑटो गायब होने वाले हैं, क्योंकि 3 दिन की बड़ी हड़ताल टैक्सी ड्राइवर करने वाले हैं, क्योंकि उनका मानना है कि किराया ना बढ़ाने को लेकर उनके ड्राइवरों पर बोझ बनता जा रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता रिया राय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। रिया, एक तरफ लगातार सीएनजी, पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ अब ये हड़ताल की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि 3 दिन की हड़ताल होने वाली है, टैक्सी ड्राइवर हड़ताल करने वाली है। प्रमुख मांगे देखी जाए तो इनकी क्या होने वाली है, क्यों ये 3 दिन की हड़ताल होगी? रिया जी बिल्कुल, देखिए अब दिल्ली की सड़कों पर एक तरीके से आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि एक तरफ जो ईंधन है उनमें बढ़ते दाम दिल्ली की जनता को त्रस्त कर ही रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ में क्योंकि दिल्ली की लाइफलाइन मानी जाती है ऑटो और टैक्सी, लेकिन अब जिस तरह से ऑटो टैक्सी के तमाम जो यूनियंस हैं उन्होंने 3 दिन की हड़ताल का ऐलान किया है और सीधे तौर पर ये कहा है कि 21 से लेकर 23 मई तक जो ये हड़ताल है वो देखने को मिलेगी। और इसके पीछे का कारण ये है क्योंकि देखिए, जब से ईंधन की बचत की बात की जा रही है और तभी से लगातार जो नए दाम है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। कभी सीएनजी का प्राइस हाइक हो रहा है, कभी पेट्रोल, डीजल, लगातार दाम बढ़ रहा है। और उसी को देखते हुए जो ऑटो चालक है या टैक्सी चालक है उनका कहना है कि हमारा किराया काफी सामान्य है और लगातार ईंधन पे चार्जेस बढ़ रहे हैं, उनकी कीमत बढ़ रही है, तो सामान्य किराए की वजह से वो अपना गुजारा नहीं कर पा रहे हैं, अपने परिवारों का गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। और उनका कहना है कि ये अभी का मामला नहीं है, बल्कि वो काफी लंबे समय से सरकार से इस बात की अपील कर रहे हैं कि जो एक सीमित किराया निश्चित किया गया है उसको बढ़ाया जाए, लेकिन वो भी नहीं बढ़ाया गया है। बिल्कुल रिया, टैक्सी ड्राइवर जो यूनियन है पिछले साल दिल्ली हाई कोर्ट भी पहुंचे थे। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से कहा यह गया था सरकार को लेकर कि आप जल्दी से जल्दी कोई कदम उठाइए, इनकी मजबूरियां समझिए ड्राइवरों के, और उसके बाद भी कोई एक्शन, कोई कदम नहीं उठाया गया सरकार की तरफ से। ऐसे में माना जाए कि आने वाले दिनों में अगर कोई कदम सरकार की तरफ से नहीं उठाया जाता है, कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, तो ये हड़ताल और बढ़ सकती है 3 दिन के बजाय। रिया जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली में चाहे ऑटो ड्राइवर हो या फिर टैक्सी ड्राइवर हो, जिस तरीके से उनका कहना है कि हमने काफी पहले से इस बात को, इस अपील को रखा था, कोर्ट के सामने भी रखा गया था, सरकार के आगे भी रखा गया था, और अब जैसे कि उपराज्यपाल को जो लेटर है वो दिया गया है, दिल्ली की सीएम को इस बात की जानकारी दी गई है, तो कहीं ना कहीं पर ये दिल्ली के लिए अब असरदार रहेगा, क्योंकि निश्चित तौर पर इस बार ये ऐलान किया गया है कि ये 3 दिवसीय हड़ताल रहने वाली है, और अगर इस बार फैसला जो है वो इनके हित में नहीं आता है तो हड़ताल और भी आगे जा सकती है और उसका सीधा असर जो है वो सड़क पर नजर आएगा और दिल्ली की जो जनता है वो खासकर परेशान होगी। क्योंकि एक तरफ आप देखें कि जहां पर ये अपील की जा रही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, और वहीं पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर चलने वाले जो तमाम ऑटो और टैक्सीज हैं, अगर वो बंद हो जाएंगी तो आवाजाही करने में काफी दिक्कत होगी। बिल्कुल रिया, दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो आधी से ज्यादा आबादी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर निर्भर करती है। सबसे ज्यादा लोग ऑटो से सफर करना पसंद करते हैं, और ऐसे में एक तरफ लगातार फ्यूल सेविंग की बात की जा रही है, तो माना यह जाए कि ये आम जनता के लिए भी समस्या बढ़ सकती है। 3 दिन हड़ताल होने वाले हैं, वो कैसे ऑफिस जाएंगे? जो लोग ऑटो से जाते हैं, टैक्सी से जाते हैं, उनके लिए भी बड़ी समस्या होने वाली है ये। रिया जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि ऑटो और टैक्सी जो है वो रोजाना स्तर पर दिल्ली के जो तमाम आवाजाही करने वाले
लोग हैं जो तमाम यात्राएं करते हैं अपने ऑफिस के लिए, खासकर से मनपसंद रहता है ऑटो और टैक्सी जैसे जो साधन है वो मनपसंद रहते हैं और काफी बजट फ्रेंडली रहते हैं, इसलिए भी जी। इनका ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ऐसे में उनका यूनियंस का यही कहना है कि वो आखिर कब तक एक निश्चित सीमा जो तय की गई है किराए की, उस पर कब तक आखिर वो चल पाएंगी, क्योंकि लगातार ईंधन का कॉस्ट बढ़ रहा है और फ्यूल बचाने की अपील तो की जा रही है, लेकिन ईंधन की जो कीमत है वो बढ़ रही है और ऐसे में उनको मुनाफा नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं पर परिवारों पर इसका असर पड़ रहा है। इसलिए वो चाहते हैं कि किराए को बढ़ाया जाए, किराए को बढ़ाने की मांग की जा रही है। अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो एक तरफ जो ट्रांसपोर्ट अपनाने की बात की जा रही है, जो अपील की जा रही है, वो भी उस पर भी असर होगा और जनता जिस तरीके से सड़कों पर निकलती है और आवाजाही के साधन में ऑटो टैक्सी का इस्तेमाल करती है, अगर वो जाम रहेंगी, उनकी हड़ताल बिल्कुल रहेगी, बिल्कुल रिया, निश्चित अब तौर देखना पर ये उसमें होगा भी कि एक तरफ फ्यूल की क्राइसिस चल रही है और दूसरी तरफ ये टैक्सी ऑटो ड्राइवरों की हड़ताल। ऐसे में सरकार क्या ऑप्शन निकालती है, क्या कदम उठाती है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और उधर बिलासपुर में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए पुलिस ने होटल, लॉज और फार्म हाउस संचालकों के साथ विशेष बैठक आयोजित की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य शहर में ठहरने वाले लोगों की जानकारी को तेजी से और सीधे पुलिस तक पहुंचाने के लिए समाधान ऐप का प्रचार और प्रशिक्षण था। करीब 110 होटल संचालकों ने बैठक में भाग लिया। बैठक डीआईजी और एसएसपी के निर्देशन में आयोजित की गई। पुलिस अधिकारियों ने होटल संचालकों को समाधान ऐप डाउनलोड करने, पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने और इसका सही उपयोग करने के तरीके समझाए भी हैं। दरअसल बैठक में ये निर्देश भी दिए गए कि हर अतिथि का वैध पहचान पत्र जांचने के बाद उसकी जानकारी ऐप के समय पर दर्ज करना अनिवार्य होगा। पुलिस प्रशासन का कहना है कि समाधान ऐप के जरिए संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी और अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी। पुलिस प्रशासन इसे शहर की कानून व्यवस्था और आम लोगों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम मान रही है। बिल्कुल, आज पूरे शहर के सभी जो होटल संचालक हैं उनके मैनेजर्स को बुलाया गया था वहाँ पे पुलिस लाइन पे, और उनको आवश्यक जो होटल्स में कोई भी आके व्यक्ति ठहरता है तो उनको कौन कौन सी जानकारी रखनी है, क्या क्या जानकारी पुलिस के साथ शेयर करनी है, इसके बारे में विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इस कार्य हेतु एक नया जो एप्लीकेशन है, समाधान ऐप है, उसके बारे में उनको बताया गया है और सभी को डाउनलोड कराया गया है तथा उनको निर्देशित किया गया है कि उनके होटल में आके रुकने वाले सभी लोगों की जानकारी वो समाधान ऐप में डालेंगे। इससे बिल्कुल उनकी सुरक्षा और शहर की सुरक्षा को बेहतर किया जा सकेगा। तो सभी को उसके बारे में निर्देशित किया गया है और समझाया गया है। और उधर छत्तीसगढ़ सरकार अब गांव-गांव और आदिवासी इलाकों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए नया अभियान चला रही है। सुशासन त्योहार के बाद प्रदेश में 18 मई से 25 मई तक आदिवासी जनजाति गौरव दिवस मनाया जा रहा है। इसके तहत दूर दराज से के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे, जिनमें लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और मौके पर ही लाभ दिलाने का प्रयास भी किया जाएगा। बिलासपुर कलेक्टर ने बताया कि अभियान का उद्देश्य हर योजना अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। अधिकारियों की टीम गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुनेगी और उन्हें विभिन्न योजनाओं से जोड़ने का काम भी करेगी। अभियान के दौरान स्वास्थ्य, राशन, पेंशन, आयुष्मान कार्ड, किसान और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और उधर बिलासपुर में मामूली विवाद के बाद मकान मालिक पर जानलेवा हमला हुआ है। पुलिस के अनुसार मामला एक मकान मालिक और किराएदार के दोस्त के बीच कहासुनी से शुरू हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि किराएदार ने मकान मालिक पर हमला कर दिया। हमले में मकान मालिक गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना की पूरी वारदात इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। घटना इलाके में भय का माहौल पैदा कर दिया है। ये सिरगिट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत बननाथ चौक की घटना है। इसमें जो वहाँ पे सरस्वती स्टील के शॉप है, उसके मालिक हैं, उसने अपने यहाँ काम करने वाले एक व्यक्ति को वो घर में ही कमरा दिया हुआ था। वो व्यक्ति बाहर गया था, चाबी अपने दोस्त को दी थी, जिसमें वो लड़का अपने मंगेतर या उसकी प्रेमिका के साथ आया हुआ था। उनको मना करने पर वो वहाँ से चला गया, परंतु इसे बेइज्जती हुई करके बाद में फिर वो आया वहाँ पे और जो वहाँ जो मकान मालिक है उसके ऊपर नुकीले हथियार से हमला कर दिया है। आपस में मारपीट हुई है। उक्त घटना पे सिरगिट्टी थाना में FIR
लिया गया है। आरोपी की पता तलाश की जा रही है, शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। और उधर बिलासपुर सहित आसपास के जिलों से आए वन कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कर्मचारी इस प्रदर्शन में शामिल हुए और विभागीय कार्यप्रणाली के प्रति नाराजगी जताई। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से उनके विभिन्न मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके कारण उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। संभागीय अध्यक्ष प्रीतम कुमार पुराइन ने बताया है कि विभागीय जांच, अवकाश प्रकरण, सेवा पोस्टी, विभिन्न भत्तों और वर्दी अनुदान सहित लगभग 17 से 18 मांगे लंबित हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कई बार अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। इसी कारण कर्मचारियों ने सांकेतिक धरना और सत्याग्रह का निर्णय लिया। वहीं बिलासपुर वन व्रत के CCF मनोज पांडे ने कहा है कि कर्मचारियों की कुछ मांगों पर विभाग में चर्चा और विचार विमर्श जारी है। इसके साथ ही चरणबद्ध तरीके से समाधान भी किया जा रहा है। कुछ कर्मचारियों की मांगे हैं हमारे जो है, तो इन मांगों के ऊपर हम विचार बातचीत चर्चा करते रहते हैं। कुछ मांगे ऐसी होंगी जो नहीं मतलब जो अभी एड्रेस हो पाई होंगी, तो उस मांगों को हम अभी चर्चा करके हम अपने जो है उसको एड्रेस कर लेंगे। कोई समस्या होगी तो उसका समाधान किया जाएगा। उनका कहना है सिर्फ आश्वासन का झुंझुना थमाया जा रहा है। नहीं, आश्वासन नहीं है, काम भी किया जाता है। क्या एक्चुअली क्या है, सारा काम एक साथ नहीं संभव हो पाता है, लेकिन समय से धीरे धीरे सब काम हो रहे हैं। बिलासपुर संभाग के 7 जिलों में से सभी वन कर्मचारी अपना सांकेतिक धरना प्रदर्शन लेकर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और हमें अपने पुराने सभी जितने पत्र हैं, पुराने जितनी मांगे हैं, पिछले हमारे CCF साहब का जब से पोस्टिंग हुआ है तब से जितनी मांग हमने रखी है, उन सभी मांगों में आज तक कोई विचार नहीं हुआ है। उन्हीं विचारों को लेकर हमने आज सत्याग्रह का रास्ता अपनाया है। सांकेतिक रूप से आज हमने धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। देखते रहिए HNN न्यूज। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के बस्तर के जगदलपुर में योगी आदित्यनाथ ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की है और ये मुलाकात शिष्टाचार के तौर पर हुई है, जिसमें दोनों नेताओं ने आपस में सामान्य बातचीत की और राज्यों के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग और कामकाज को लेकर सामान्य बातचीत भी की और इसके बाद उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी भेंट की है। ये मुलाकात भी बहुत ही सहज और सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। बस्तर जगदलपुर में हुई इन शिष्टाचार मुलाकातों को राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इन बैठकों ने राज्यों के बीच सहयोग और आपसी संबंधों को मजबूत करने का संदेश दिया है। दरअसल कार्यक्रम के दौरान सभी नेताओं ने एक दूसरे के अनुभव साझा किए और विकास की दिशा में बेहतर तालमेल पर जोर दिया।
और उधर गुरुग्राम पुलिस ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अवैध कब्जों और संगठित भूमि माफियाओं के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। खुफिया सूचना के आधार पर गांव बादशाहपुर में एक अवैध मकान निर्माण को चिन्हित कर उसे पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया। पुलिस ने मशीनरी की मदद से लगभग 150 वर्ग गज में बने अवैध निर्माण को हटाकर जमीन को उसके मूल रूप से बहाल कर दिया है और इस कार्रवाई में आरोपी इंद्रजीत को चिन्हित भी किया गया, जिसके खिलाफ अवैध वसूली सहित 3 गंभीर आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। ये कार्रवाई अपराध शाखा, मानेसर और जिला प्रशासन के संयुक्त समन्वय से की गई है, जिसमें कानून व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष ध्यान भी दिया गया। गुरुग्राम पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शहर में अवैध कब्जों और आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। पुलिस का उद्देश्य सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा और नागरिकों को शोषण से बचाना है। और उधर मुंगेली के रेनबो मेमोरियल स्कूल में अवैधानिक कब्जा और फर्जी दस्तावेजों से जुड़े गंभीर आरोप सामने आए। स्कूल की शिक्षिका संगीता लाल पर आरोप है कि उन्होंने खुद को प्रभारी प्राचार्य घोषित कर विद्यालय का नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। छत्तीसगढ़ डायसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन के उपाध्यक्ष नितिन लॉरेंस ने बताया है कि बोर्ड द्वारा नियुक्त प्राचार्य सोफिया हेरिसन के अवकाश के दौरान कथित रूप से प्रिंसिपल कक्ष का ताला तोड़कर कब्जा किया गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि स्कूल के लगभग 16 लाख रुपए की फीस राशि संगीता लाल के पास है, जिसका दुरुपयोग किया गया और हो सकता है। ऐसे में उन्होंने कहा कि बोर्ड ने यह भी दावा किया है कि विद्यार्थियों की मार्कशीट पर हस्ताक्षर को लेकर भी सत्यता की जांच आवश्यक है। वहीं सीसीटीवी फुटेज में कथित मारपीट और अभद्रता के दृश्य होने की भी बात कही गई है। प्रशासन ने निष्पक्ष जांच की मांग छात्रों हित में की गई है। वो इसको ये इतना बड़ा इशू है, लगातार हम बता रहे हैं कि फर्जी लेटर पैड, सील मोहर बनाकर ट्रांसफर, पोस्टिंग सस्पेंड कर रहे हैं कुछ लोग। और रेनबो स्कूल में अनधिकृत व्यक्ति लोग घुस के ताला तोड़ के घुस गए, उसके बाद भी ये नहीं कर रहे हैं तो गंभीर मारपीट की घटना की भी जानकारी थाने में दिया गया है और थानेदार से भी निवेदन करते हैं। हम आज फिर जाएंगे हम उनके पास एक निवेदन लेके कि इस पर कार्रवाई करें, अन्यथा 1000 बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। उनके द्वारा स्कूल में प्रिंसिपल और हमारे टीचर्स के साथ में मारपीट किया गया है। स्कूल का ताला तोड़ा गया। पहले राजनीतिक रसूख तो इसको नहीं बोला जाएगा, क्योंकि ये क्या है, अब फर्जी लेटर पैड बन के अपने आप को स्वयं पदाधिकारी बता रहे हैं। और उधर राजधानी रायपुर में हाई प्रोफाइल सुरक्षा व्यवस्था के बीच एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे और शहर में हाई अलर्ट के बीच भाजपा नेता धर्मलाल कौशिक से मोबाइल लूट की घटना हुई है। बताया जा रहा है कि वो सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे और सिविल लाइन थाना क्षेत्र के शंकर नगर स्थित भारत माता चौक के पास पहुंचे ही थे कि बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाश उनके पास आए और हाथ से मोबाइल छीनकर फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी गई है, जिसमें कुछ संदिग्ध फुटेज मिलने की बात भी सामने आई है। पुलिस आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें लगाकर जांच कर रही है। वीआईपी इलाके में हुई इस वारदात ने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए, खासकर उस समय जब शहर में हाई अलर्ट लागू था और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी बताई जा रही थी। नाल रोड जैसा लगातार यहाँ पर वॉकिंग में जाता हूँ मैं, तो वॉकिंग से लौट रहा था, मुझे लगता है कोई सिर फिरे है, बात करते हुए आ रहा था, मोबाइल हाथ से पकड़ा और पकड़ करके झपट्टा मार के निकल गए। इतने को मिला के घटना है। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया हूँ, पुलिस लगे हुए हैं, मुझे लगता है वो जल्दी पकड़ में आ जाना चाहिए। तो आपको बता दें कि धर्मलाल कौशिक से बाइक सवारों ने मोबाइल छीन लिया है। अब सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि यहां पर पहले से ही अलर्ट था। अमित शाह का दौरा था और इस दौरान यहां पर सुरक्षा के लिहाज से तमाम बड़े कड़े बंदोबस्त किए गए थे। हालांकि इस दौरान ये घटना हुई है, जिसको लेकर अब सुरक्षा पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि सुरक्षा के लिहाज से तमाम तैयारियां की गई थी। धर्मलाल कौशिक से बाइक सवारों ने मोबाइल छीन लिया। वो मॉर्निंग वॉक पर निकले थे और इसी दौरान कुछ नकाबपोश आते हैं, उनसे मोबाइल छीनकर फरार हो जाते हैं।
और उधर बिलासपुर में जमीन विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। दो सगे भाइयों के परिवारों के बीच हुई मारपीट में टंगिया से हमला होने पर 5 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मामला मस्तूरी थाना क्षेत्र के गतौरा गांव का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार रामकिशोर राठौर और सुरेश राठौर के बीच लंबे समय से जमीन विवाद चल रहा था। सोमवार को खेत में काम के दौरान कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। घायल पक्ष का आरोप है कि पुलिस ने पहले शिकायत दर्ज नहीं की। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों पर क्रॉस एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की जांच जारी है। इसके बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। आज दिनांक 18 मई 2026 थाना क्षेत्र निगोही में पुलिस के संज्ञान में एक वीडियो आया जिसमें कुछ लोगों द्वारा एक महिला के साथ मारपीट की जा रही थी। पुलिस ने तुरंत मामले का संज्ञान लिया और जांच में यह सामने आया कि यह प्रकरण 2 सहजातीय पक्षों में एक मकान के कब्जे को लेकर विवाद का है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया है और 2 अभियुक्त पुलिस ने हिरासत में ले लिए हैं। बाकी पूरे प्रकरण में विधिक कार्रवाई अभी प्रचलित है। रामकिशोर राठौर नाम है, गतौरा में रहते हैं और जमीन के काम से आया, वो कल आया था धमकी देने के खेत को मैं बोऊंगा करके। फिर हम लोग शाम को रिपोर्ट लिखवाने गए वहाँ, तो ऐसा बोले कि कोई रिपोर्ट नहीं होता, धमकी का तो रिपोर्ट कम से कम लिख दो। तो कोई रिपोर्ट नहीं लिखे। उसके बाद हम लोग अपने खेत में काम करने गए, तो सब कांटा वाटों को जलाने, तो 2-3 बार उन लोग ना घूम घाम के चले गए धमकी दे के। हम लोग रहे थे तो उसका बाप और दोनों बेटा, उनकी एक बहू और उनकी घरवाली आए डंडा वंडा लेके और घर, और जबकि हम हमारा ही खेत है, 17 साल से हम लोग इसमें खेती बाड़ी कर रहे हैं, पूरा दीदी लोग सब जानते हैं। और जब वहाँ गए तो हम लोग को राड और डंडा और वो तलवार से मारपीट करने लगा। 3 जने थे, दोनों को पकड़ लिए। वो पूरा घर, खेत, दुकान, डिस्क सब में वो काबिज है। आज 2006 से मैं अलग था। कौन है वो जिसके साथ झगड़ा हुआ है? आपका सगा भाई है कि? सगा भाई। क्या नाम है उसका? सुरेश। पूरा नाम क्या लिखता है? सुरेश कुमार राठौर, रामकिशोर राठौर। और फिर क्या हुआ आगे? मैं बिलासपुर से जाता हूँ। कल मैं वो लड़का मतलब भेजे रहे कि भाई न्याय पंचायत करा ले और जो मोर हक के चीज है वो कता दे, और नहीं तो मैं खेत के खबू यहाँ। तो कहता बोगे कैसे मैं देख ला हूँ। ये कल की बात है। फिर मोर लड़का मना गया। आज मैं सवेरे बिलासपुर से जाता हूँ तो मैं खेत है हमारे रोड टीप में है। और उधर दिल्ली के लालबाग इलाके में छात्रा द्वारा आत्महत्या मामले को लेकर राजनीतिक विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। वहां घर पर ताला लगा मिला, जिसके बाद उन्होंने फोन पर परिवार से बातचीत कर हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन के दबाव के कारण परिवार को घर छोड़ना पड़ा। उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। साथ ही उन्होंने नीट परीक्षा पेपर लीक और रद्द होने के मुद्दे पर भी टिप्पणी की। उन्होंने छात्रों से अपील की है कि वो हौसला ना तोड़ें और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें ताकि कोई भी गलत कदम ना उठाया जाए। पुलिस और प्रशासन ने अभी तक आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। मामले की जांच जारी है और स्थिति संवेदनशील बनी हुई है। अंशिका नाम की बच्ची यहाँ रहती थी, पढ़ाई करती थी, बहुत होनहार थी। पिछली बार 4 मार्च से उसका नीट रह चुका था और इस बार और ज्यादा मेहनत की थी। कमरे में रहते थे, पूरा परिवार रहता था। लेकिन ये पेपर लीक होने के कारण बच्ची इतनी डिमोरलाइज हो गई, तो सालों से मेहनत कर रही थी, शायद उसको लगा ये मेहनत बेकार होगी, उसने वो कदम उठा लिया जो नहीं उठाना चाहिए, उससे आत्महत्या कर दी। और आज भी दुनिया में नहीं। उनके माता पिता से मिलने आए थे तो पता चला उनके माता पिता भी यहाँ नहीं, शायद परेशान होकर या किसी दबाव में वो ये जगह छोड़कर चले गए। फोन पे उनसे बात हुई थी, उनको हमने कहा है कि अगर किसी भी तरह की कोई भी मदद या आपको लगता है आपके लिए खड़े रहने की जरूरत है, हम तैयार हैं। लेकिन अफसोस ये है कि ये बच्चे जो दिन रात पढ़ते हैं इतने गरीब परिवारों से, लेकिन जब ये जो पढ़ाई व्यवस्था है, ये जो पेपर जो लेते हैं, ये जो एजुकेशन मंत्रालय है, एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है और जो मंत्री है,
धर्मेंद्र प्रधान, ये जो पेपर लीक का खेल खेल रहे हैं, इससे इन बच्चों का जीवन खराब हो रहा है। जीवन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए एचएनएन न्यूज।